ज्यादा से ज्यादा तो डाउट होंगे। पहले आप अपनी मर्जी से बोलो डाउट, जल्दी से फटाफट टाइप करो, क्वेश्चन नंबर सेंड करो बेटा। कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्रॉस करवा दिए थे, देखिए 61 तक दिए थे मैंने। अच्छा 55 पूछना है। हाँ बेटा 55 भी थोड़ा गड़बड़ है, अभी नहीं करना था, कोई बात नहीं, 55 नहीं करना अभी। और बोलो। तो चलिए ये 3 डाउट आए हैं शीट के 53, 60, 61। तो पहले 53 को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है बेटा? वो टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, हैव देयर रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। देखो बेटा, लेट द फोर्सेस आर ए एंड बी। तो गिवन क्या है? गिवन सोच के देख बेटा, गिवन है कि जब ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में दी, और हमारी फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री होता है। गिवन व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री था, देन इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, जब थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट आ रहा है 10 न्यूटन। अभी तो मैं सवाल पढ़ रहा हूं कि जब ये उसने थीटा 180 नहीं बोला, उसने बोला है अपोजिट डायरेक्शन में दे, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही 180 डिग्री होता है। एक इधर हो एक इधर हो गया 180 डिग्री। अभी एक चीज और दे रखी है, एंड इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। हम ये भी जानते हैं यदि कोई बॉडी है, इस पर दो फोर्स ऐसे काम कर रही है तो अलग आंसर देंगे, और इन पर ये दो फोर्स ऐसे लग जाए तो आंसर फिर अलग आ जाता है ना। तो एंड एक चीज और दे रखी है, वो ये दे रखी है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब ये दो फोर्स 180 डिग्री पर लग रही थी तब तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन दिया इन्होंने। जब इन्होंने आपस में एंगल 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, तो रिजल्टेंट इन्होंने 50 न्यूटन दिया। चलिए तो आप करते हैं बेटा। शायद क्वेश्चन वैसे तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन चलिए मैं बताता हूं। यानी इसको मैं केस 1 बोल देता हूं, इसको केस 2 बोल देता हूं। ये दोनों गिवन है, ये सवाल में गिवन है। अब मेरा सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट होगा। सॉल्यूशन, सिंस रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। होता ही नहीं होता? बोलो। तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें रिजल्टेंट दूंगा। तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें रिजल्टेंट दूंगा। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 3 अपनी आई बॉल घुमाइए। मैंने क्या लिख दिया? कंडीशन 1 को और 3 में इस्तेमाल कर रहा हूं। भैया ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। कंडीशन 1 ये दे रखी है कि जब थीटा 180 है तो r 10 न्यूटन है। तो मैं 1 की ये जो r और थीटा की वैल्यूज, एक तो यहां डाल रहा हूं थीटा और एक r यहां डाल रहा हूं, तो r कितना डालना है मुझे? 10। और बेटा इसमें 180 डालोगे वैसे ही a माइनस बी आएगा, लेकिन आप अभी बिगिनर लेवल पर हो तो मैं बता देता हूं, प्लस 2ab cos 180। cos 180 चीटी 180 हो, 0 हो, 90 हो, ये चीटी वाले सवाल होते हैं। समझ में आ गया? जब थीटा 180 था तो रिजल्टेंट 10 है। इसको सॉल्व करोगे बेटा, इतना मुझे फ्री हिट दे दो कि cos 180 -1 होगा। फ्री हिट दे देना बेटा प्लीज मुझे। क्या? cos 180 माइनस, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। आप मुझे अलाउ करो तो मैं ये लिख दूं इसको, ठीक है? देख लो बेटा, सोच लो, अभी भी बेटी बाप की है। अंडर इसको निकाल लोगे तो a माइनस बी, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अभी बेटी बाप की। आप यहां से यहां कैसे आया पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है? एक इक्वेशन a माइनस ए और b में ये बन गई, ठीक है ना? अगेन फ्रॉम नई घोड़ी नई चाल, फ्रॉम 2 and 3 तो यूनिवर्सल है ना कॉन्सेप्ट। तुम मुझे थीटा दो, मैं तुम्हें r दूंगा, ठीक है? अब थीटा चेंज कर दिया, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं 90। ये आपके दिमाग में पहले कंसेप्ट बैठ जाना चाहिए कि ये वाकई सच है। थीटा चेंज कर दो तो आंसर चेंज हो जाते हैं, थीटा चेंज कर दो तो आर चेंज हो जाते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है? जब थीटा 90 डिग्री है तो आर 50 हो गया, तो मैं अब आर की जगह क्या डाल रहा हूं? 50 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा जो कि 90 है। समझ गए ना? अब मैंने इस सिचुएशन को इसमें डाल दिया, तो cos 90 हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी डूबेंगे, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। cos 90 0, तो ये इतना टर्म 0, तो दोनों और का स्क्वायर कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, सबका मेंटल लेवल भगवान ने एक साथ नहीं दिया। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। दोनों और का स्क्वायर कर दो,
2500 इक्वल टू, अब बताइए अब कर लोगे या नहीं कर लोगे? फिफ्थ इक्वेशन बेटा, अब ये आप, अब यहाँ तो फिजिक्स है ही नहीं ना, अब कर लोगे ना? ये जिसने भी पूछा था मैं भूल गया, जयदेव आपने पूछा था ना, अब हो जाएगा ना? वेरी गुड, इतनी भी मदद बहुत है बेटा। ये ना यहां से एक ही वैल्यू उठा के इसमें रख देना, एक ही वैल्यू, तो ये ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दो रूट निकलेंगे, यहाँ होशियारी नहीं झाड़नी, यदि रूट में निकले तो प्लस माइनस प्लस में होंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते। मैं आंसर लिख देता हूं ताकि बेचारे जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, आपको तो पता है, आपके पास तो शीट है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ए का आंसर आएगा 30 न्यूटन और बी का है 40 न्यूटन। एक मतलब एक फोर्स 40 न्यूटन है और एक 30 न्यूटन है, ये है आंसर। अच्छा, ओरली इसको क्रॉस वेरीफाई तो ओरली कर लोगे, इतना आसान सवाल है। कैसे? देखो, एक 40 न्यूटन है, एक 30 न्यूटन है, फटाफट बेटा, यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ी होती तो भी इसका आंसर तो आप निकाल ही देते। बताओ बताओ, 40 इधर 30 इधर, 40 इधर 30 इधर, कितना आंसर आता? ये कितना आंसर प्रोड्यूस कर दे? 10 कर देना, यही बोला है उन्होंने। जब 180 डिग्री था तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन दे रहे हैं। और सोचो जब ये दोनों 90 डिग्री पे आ जाए, एक 40 और एक 30, तो वही 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 50 ही आएगा। तो चलो इसको वेरीफाई करना भी, क्योंकि इसने बोला था 90 डिग्री पर रिजल्टेंट 50 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू में लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो बेटा वीडियो में पॉज करके ले लेना है ना, तुरंत लेना था। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। अब क्या है सुनिए, अब की बार जिसे मैं A और B मानता था, अब तक किसी सवाल में 40 है, ये 50 है, किसी में ये 20 है, किसी में ये 30 है। इस बार ये ऐसे न्यूमरल वैल्यू ना देके बोला है कि एक फोर्स तो P प्लस क्यू है और एक P माइनस क्यू है, ऐसे दिया है। मतलब एक फोर्स का नाम ही P प्लस क्यू और एक P माइनस क्यू है, समझ गए? टू एट व्हाट एंगल डू दीज टू फोर्सेस एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट। दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन है। तो बताना, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि ये दोनों किस एंगल पर हो। इफ थीटा बी द एंगल, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हालांकि उसने ए और बी बोला नहीं है, उसने तो बोला है एक फोर्स P प्लस क्यू है, एक फोर्स P माइनस क्यू है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ए और उसको बी बोल दिया है। तो इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि थीटा इक्वल टू क्या यदि उनका रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट इज अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। और दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा इक्वल टू क्या यदि इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रहा है। शायद सवाल समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आप कर जाओगे। किसने पूछा था ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 60? उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद जगी कि ये कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे नहीं पता। उसी के अंदर जिसने सवाल पूछा है उसको लग रहा है वाइब सारी है। चलो मैं बता देता हूं, सिंस रिजल्टेंट जब आने लग जाए वहीं बता देना, वहीं सवाल छोड़ दूंगा। रिजल्टेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। लेट दिस इज, है ना, पहली इक्वेशन ये रही, ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ी देर पहले जो इक्वेशंस आप न्यूमरल वैल्यू में बना रहे थे, न्यूमरल वैल्यू में कि वो 30 है, वो 40 है, थीटा 180 है, वो इतना है, वो इतना है, थीटा 90 है। अब हमको थीटा निकालना है। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, सॉल्यूशन ए कर रहा हूं। पहले ए का सॉल्यूशन पता है, ए का आर कितना है? अच्छा तो एक काम करूं, मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर दूं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। हम अपनी सुविधा अनुसार चुन लेते हैं ना, समझ गए होगी कि इसमें। तो बताइए आर स्क्वायर की जगह क्या रख दूं? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ए की जगह क्या रख दूं? p प्लस क्यू, उसका स्क्वायर है। बी की जगह क्या रख दूं? p माइनस क्यू, उसका स्क्वायर। 2 की जगह 2, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, और ये cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। ये है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बेटा कितना, यदि एडवांस आप 11th में पढ़ रहे हो, ए स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab, वो दोनों कट जाएंगे तो 2p² प्लस 2q²। इतना सॉल्व किया है बस मैंने, इतना, ज्यादा मत आगे बढ़ना, यही आएगा नहीं, 2p² और 2q²। उधर क्या आएगा, 2a प्लस बी a माइनस बी, p² माइनस q², और ये cos ऑफ थीटा। ठीक है इतना। जब ये 2p² वहां जाएगा तो ये p² बचेगा, 2q² तो ये माइनस का q² बचेगा। सी बेटा, p² माइनस q² cos ऑफ थीटा। थैंक गॉड ये पूरा टर्म से कट गया। तो 0 बचेगा नहीं, 1 बचेगा। 0 तो आपके यूटी में आने वाले मार्क्स है ना, तो cos थीटा, p² माइनस q² से जब ये कटेगा तो ये 1, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। तो थीटा कितना आया, 60 डिग्री। पहला सवाल हो गया। अब बताओ दूसरा सवाल करोगे, दूसरा सवाल करोगे, अभी की अभी करो, सब लोग करो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, दूसरा सवाल करो मुझे। उसको सेकंड वाले पार्ट को अपने आप कर लेना, सेकंड वाला, क्योंकि किसी का डाउट है, 90 डिग्री आंसर है उसका दूसरे वाले क्वेश्चन का। चलिए फिर एक और क्वेश्चन और आपने पूछा हुआ है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, 61 टू फोर्सेस है, एक है 5 न्यूटन और एक 10 न्यूटन, एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर एक्टिवेटेड है, हैव एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन देम, है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये तो इजी है, वो ये कह रहा है, एक मिनट में फिर से पढ़ लेता हूं। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट हैव एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मुझे लगा ये वैसा क्वेश्चन होगा, चलिए करते हैं इसे। 61 क्वेश्चन नहीं बेटा, ये भी डाउट में था। देखो एक फोर्स तो है हमारी 10 न्यूटन, लेट ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर उसका आधा है बस मैग्नीट्यूड का। मैंने ऐसे क्यों बनाया है बेटा, क्योंकि सवाल कह गया है कि वो 120 डिग्री एंगल है, सवाल कह गया है कि 120 डिग्री एंगल है। इस फिगर में ए का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, बी का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, और आपस का जो एंगल है वो 120 डिग्री है, थीटा वो 120 डिग्री है। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, तो चलिए एक्टिंग एट अ पॉइंट है ना, तो पहले आप एक पैरेललोग्राम सजा लीजिए, सजा लिया, बना लिया मतलब, ठीक है। 120 डिग्री, कुछ एक्चुअली और थोड़ा क्लेरिफाई करता हूं, ये 10 न्यूटन ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, थोड़ा ऐसे ही आएगा ना, दो ऐसे बी वेक्टर, अब ठीक है, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है। पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। नाउ ये रिजल्टेंट होगा, यही तो होगा रिजल्टेंट, डायगोनल है ना, और ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। चलिए तो ये रिजल्टेंट निकालना है, आई डोंट नो इसमें क्या दिक्कत आई, तो बताना। सिंस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 2ab cos ऑफ थीटा। अच्छा, क्योंकि आपको थीटा कितना है यहाँ 120 डिग्री, तो अब तो आपको रट गया होगा ना, cos 120 डिग्री कितना होता है, मन में चलाओ, cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 यानी -1/2। साइन 120 की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ेगी, तो मन में चलाओ। साइन 120 मैंने निकलवा दी है, मैं तो मन में चला रहा हूं, मुझे भी तो नहीं याद रहती यार। साइन 90 प्लस 30 यानी cos 30 प्लस का √3/2, ये रहेगी वैल्यू। तो चलिए रिजल्टेंट निकालते हैं। ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यानी 100, बी स्क्वायर 5 यानी उसका स्क्वायर 25, प्लस 2 ए इंटू बी, 10 पंजे 50, ए इंटू बी, और cos 120 यहां डाल दू 120, और cos 120 -1/2 है ना, हथियार पहली पहने कर लिए, 2 से 2 कट गया, तो ये माइनस का 50 हुआ, माइनस का 50 तो 75 हो गया, 25 दिया 75 यानी 5√3। रिजल्टेंट इतने मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसने कहा इसका डायरेक्शन भी निकालो।
अब डायरेक्शन आप इसके साथ भी निकाल सकते हो, माना ये अल्फा एंगल बना रहे। अब इसमें थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि रिजल्टेंट जिसके संग अल्फा बना रहा होता है tan अल्फा, तो हम फॉर्मूले को कैसे सजाते हैं, जिसके संग बना रहा होता है उसको अकेला लिख दो, बस यही है ना। जिसके साथ एंगल बना रहा है वो ए के साथ बना रहा है, उसको नीचे और अकेला, हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक, नीचे और अकेला। बाकी साइन, अच्छा ऐसे भी समझो, साइन थीटा कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, तभी तो साइन अपॉन कॉस टेन की वो बनेगी डायमेंशन, टेन की साइन अपॉन कॉस। लेकिन यहां आता है बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये इस तरीके से आपको याद करना होता है। तो चलिए बेटा, हमारे पास बी की वैल्यू है 5, है ना, 5 साइन, एक काम करते हैं थीटा की वैल्यू यही डाल देता हूं 120, एक स्टेप बच जाएगा बेटा मेरा 120, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है 5, साइन 20 की वैल्यू √3/2 अपॉन ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5 और cos 120 की वैल्यू -1/2। अब हमें सॉल्व करना है इसको, ये तो ये हो गया 5, न्यूमरेटर तो ये रहा, इतना हिस्सा देखो इतना। अब 10 में से 5/2 गए, 15/2 बचेगा ना, है ना, 2 से 2 कट गया भाई, वो मैंने कर दिया, ये तो बेटा मैथ है ना, इसमें क्या तो 5/3 1/√3 आ रहा है बेटा, tan अल्फा, तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के संग 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बचे हुए के संग कितना बनेगा, इसके संग 90 बनेगा, क्योंकि पूरा एंगल 120 था, ध्यान करो पूरा एंगल 120 था ना, तो आपने ये निकाल लिया, ये कितना निकाल लिया आपने 30 डिग्री निकाल लिया आपने, तो बचा हुआ तो यही हुआ। अच्छा एक चीज और, एक समस्या उत्पन्न हो जाती है आपके सामने, ध्यान रखना, यदि बाई चांस, सुनो बेटा, आप ये वाला एंगल निकालने के इच्छुक होते, मान लो ये तो तुक्का फिट हो गया मेरा, मुझे भी नहीं पता थी बेटा, है ना, नहीं तो मेरे सामने भी एक समस्या आ जाती। सपोज करो मुझे ये वाला एंगल, वो समस्या से आपको रूबरू तो करा दूं, यदि मुझे ये एंगल निकालना पड़ता, माना इसका नाम अल्फा डैश या बीटा है, तो tan बीटा का फॉर्मूला कैसे सजाता मैं, tan बीटा इक्वल टू जिसके संग एंगल बनता है उसको नीचे और अकेला लिखो, b प्लस a cos थीटा और ऊपर a sin थीटा। चलिए अब देखिए क्या दिक्कत आएगी, a की वैल्यू कितनी है 10, साइन 120 की वैल्यू कितनी है, साइन 120 की √3/2, ओके, अपॉन ये कितना है 5 प्लस a की वैल्यू 10 और cos 120 की वैल्यू -1/2। समस्या क्या आई, नीचे 0 हो गया बेटा, सोच के देखो आगे, वैसे कोई खास समस्या नहीं थी, क्योंकि ये 5 और ये 10/2 5 माइनस का 5 5 माइनस 5, तो ऊपर 5√3 भले ही है, लेकिन नीचे तो 0 आ गया, तो tan बीटा कितना आ गया इनफाइनाइट, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर ही tan इनफाइनाइट होता है। तो यदि मैं वैसे निकाल रहा होता तो भी सही आता कि नहीं आता, पर उस समय कैलकुलेशन में ये भी चीज आ सकती थी। स्क्रीनशॉट मारो उसका, फिर मैं एक नया टॉपिक लेता हूं। चलिए प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगती रहेगी फिजिक्स। चलिए ये था बेटा एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ट्रायंगल लगाओ, पैरेललोग्राम लगाओ, जो इच्छा हो वो लगाओ, दोनों एक ही बात है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे ये है ना। अब देखिए टॉपिक है मेरा, यदि मेरे को 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो, 2 से ज्यादा ऐड करने हो, भाई मेरे पास एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, जैसे एक बड़ा सिंपल है, वैसे मैं जो बताने जा रहा हूं ना वो आपको आता है ऑलरेडी, बस मैं उसको सजा के संवार के दूंगा, बस जैसे होमोजेनिटी आपको आती थी, बस सजा के संवार की तो दी थी। देखिए अब एक आदमी ऐसे गया और फिर ऐसे गया, ध्यान है ना, ट्रायंगल लॉ की बोनी ऐसे हुई थी, बताइए एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे गया ऐसे गया, तो ये बात मैंने ट्रायंगल लॉ नहीं भी पढ़ाया होता तो भी आपको बताती सर रिजल्टेंट ये रहा। रिजल्टेंट माने वो स्मार्ट वेक्टर जो वही इफेक्ट पैदा करे, वही रिजल्ट पैदा करे जो इंडिविजुअली ये दोनों मिलके कर रहे थे, इनका नाम कंपोनेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर। समझाने वाले तरीके में औलाद वेक्टर पापा वेक्टर, ये था ट्रायंगल लॉ। लेकिन सोचिए यदि एक आदमी रुक ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे चलने लगा, एक स्टेप और मार दिया उसने, अब
कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बताओ, यूं यूं गया, एक दो दो स्टेप चला था वो, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट। यदि आदमी 3 स्टेप चलता है, ऐसे 1 2 और ये 3, तो ये रिजल्टेंट होगा। लो यही है पॉलीगॉन लॉ बेटा। मान लो आदमी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक बार और चल गया, उसने 4 स्टेप मारे, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे तो बताइए, इनिशिएशन यहां से किया, एंड यहां किया, दिस इज आई, दिस इज एफ, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो बोलो आपको आता है नहीं आता? बस अंतर ये है कि इसमें ट्राइंगल बना और इसमें पॉलीगॉन बन रहे हैं, है ना, पॉलीगॉन बन रहे हैं। इसमें ट्राइंगल बन रहा है, इसमें पॉलीगॉन बन रहे हैं। एक बार और परेशान करूंगा, एक आदमी, अच्छा बताना, एक आदमी ऐसे गया, ऐसे गया, और हो सकता है, ठीक है, एकदम से ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, ज्यादा बदतमीजी कर दी मैंने, है ना, लेकिन चीज वही है, ऐसे 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 चल जाए, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब इन सब के लिए ट्रायंगल लॉ से जो सीखा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। बताइए ट्रायंगल लॉ कब एप्लीकेबल था? जब दोनों सेम ऑर्डर में थी। ध्यान है कि नहीं ध्यान? पहले जिनको आप जोड़ने जा रहे हो वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। तो गौर से देखो, ये 1 2 3 जिन पे नंबर डाला है मैंने, 1 2 3 4, और इसमें डाल दूं 1 2 3 4 5, इसमें बंदा 2 स्टेप चला, इसमें 3 स्टेप चला, इसमें 4 स्टेप चला, इसमें 5 स्टेप चला। गौर से देखो, चला वो सेम ऑर्डर में, यहां से शुरू यहां खत्म, जैसे ये खत्म वो शुरू हो गया, दूसरा खत्म तीसरा चालू हो गया। ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, सेम ऑर्डर में चलना चाहिए। यहां पे नहीं लग सकता, जैसे यहां पे कोई ट्रायंगल थोड़ा नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। बता रहा ये बात ही बदतमीजी की है कि एक आदमी ऐसे गया फिर ऐसे गया, और अच्छा से हो गया, हा 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 कि गायब हो गया यहां से, फिर यहां से आ रहा है कि भाई यूं चला फिर गायब हो गया, फिर यहां प्रकट हुआ सीधे, फिर ऐसे चला। ठीक है, तो ये गलत है ना, ऐसे तो जोड़ना संभव है ही नहीं। तो यानी पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट। और हाँ बता रहा ट्रायंगल लॉ में आप एक साइड बड़ी और एक छोटी भी बना सकते हो ना, ये डिपेंड करेगा कि जिस इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो बड़ा बनाओगे, इसका छोटा था तो छोटा बनाओगे। सेम पॉलीगॉन में जितने भी मैंने ये पॉलीगॉन बनाए हैं, है ना, इसमें जैसा मैग्नीट्यूड होगा वैसी वेक्टर की लेंथ रखेंगे। ठीक है, पहले आदमी लंबा गया तो लंबा बनाएंगे, फिर थोड़ा छोटा गया छोटा बना देंगे, फिर लंबा गया लंबा बना देंगे, इधर गया डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे गया, ये रहा। नाउ दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो अब मेरा स्टेटमेंट सुनिए, समझ में आ जाएगा। इफ, अब यहां पे हमें ये तो पता नहीं ना, यहां तो श्योर थे कि 2 वेक्टर होंगे, एक रिजल्टेंट होगा, तो पक्का ट्रायंगल ही बनेगा, है ना। यहां तो बेटा यदि 3 औलाद हुई तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, 5 औलाद हुई, एक पापा भी अपने पास रिजर्व रखेंगे। तो एक ऐसा वर्डिंग बोल रहा हूं जो सब में फिट हो जाएगी, सब में फिट हो जाए। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, स्टेटमेंट शुरू हो गया बेटा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टॉपिक है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टेटमेंट सुनेंगे। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। यहां तक समझ में आया? इफ, यहां तक समझ में आया? इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। मतलब अब ये सिर्फ पॉलीगॉन की साइड नहीं है, समझ में आ गया? अब इन पे जिम्मेदारी है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की। ये केवल साइड नहीं है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की डायरेक्शन इसमें छिपी हुई है। सी वेक्टर की जिम्मेदारी इस वाली साइड पर है। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ नाम नहीं है बेटा, प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ गया, उसकी देश की जिम्मेदारी भी आ गई है। अब वो केवल नाम नहीं है ना, तो वही चीज, अब ये केवल साइड नहीं है, ये वेक्टर्स हैं। यहां तक सेंटेंस समझ में आ गया? एक बार और बोल कर रहा हूं, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन
बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन देन, और हैविंग सेम ऑर्डर, ये भी बात, हैविंग सेम ऑर्डर, ये शर्त तो रहेगी, शर्त ये कि ये सभी वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। अब तो ये ऑर्डर वर्ड समझ में आ गया होगा। then their resultant is represented in magnitude and in direction by the, यहां तो तुमने बोल दिया था by the third side, है ना, बोल दिया था ना by the third side। लेकिन एक ऐसा वर्ड ढूंढो, जैसे यहां बोलोगे तो आप बोलोगे then the resultant is represented by the fourth side, having opposite order। ध्यान रखना, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में है या नहीं, अपोजिट ऑर्डर में चेक करो। ये ऑर्डर वर्ड समझ में आ रहा है ना। देखो इसका रिदम तो ऐसे था, तो कायदे से रिदम के हिसाब से ये रिदम होता है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर रिदम नहीं, उसके उल्टा चलता है। तो अब आप बताइए, यदि मैं आपको ये फिगर लेके पढ़ा रहा होता तो आप बोलते रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ साइड हैविंग अपोजिट ऑर्डर। यदि ये फिगर पढ़ा रहा होता तो आप बोलते रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिफ्थ साइड। लेकिन एक ऐसा वर्ड ढूंढ सकते हो जो सब में फिट हो जाए, सबके लिए फिट हो जाए, एक ऐसा वर्ड ढूंढो। हाँ सिवेश, ठीक। तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द, चलो मैं बोल देता हूं, बहुत इजी वर्ड बोल रहा हूं, भूमिका ठीक, मैं बोल रहा हूं, अब टाइप मत करो। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग सेम ऑर्डर, then the resultant vector is represented in magnitude and in direction by the closing side। closing side बोलते हैं, इसका मुंह खुला है ना, यो करके, हाँ मुंह बंद कर दो, इसका मुंह बंद कर दो, खच कर दिया मुंह बंद, तो क्लोजिंग साइड बोलते हैं, जो उस पॉलीगॉन का मुंह बंद कर दे, क्लोजिंग साइड। लेकिन एक शब्द और बोलेंगे, ये रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में खींचना चाहिए। अब आप देख लो बेटा, रिदम खुद ही देख लो, ये खत्म ये शुरू, ये खत्म होते ही ये शुरू हो गया, फिर जैसे ये खत्म हो गया ये शुरू हो गया, ये खत्म हो गया ये शुरू हो गया, लेकिन इसने ऑर्डर बदतमीजी करती नहीं करती, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होते हैं। ये है हमारा बेटा पॉलीगॉन लॉ। तो सब मिटा के एक कोई सा एक जनरल फिगर रख लेता हूं मैं, ठीक है, यही है बेटा पॉलीगॉन लॉ, बस कि एक वेक्टर ये रहा, फिर ऐसे था, एक ऐसे था सी वेक्टर, ये रहा डी वेक्टर, ए बी सी डी वेक्टर, ठीक है, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। आइए मैं इसको एक और तरीके से एनालाइज कराता हूं। स्टेटमेंट हो गया ना, बिल्कुल, एक और तरीके से एनालाइज कराता हूं इसको। एक्टिंग करो, एक्टिंग करो, जैसे पढ़ने की एक्टिंग कर लेते हो ना घर वालों के सामने, है ना, ये चीज। कई तो वीडियो ऑन करके गायब भी हो गए होंगे। चलिए, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, एक्टिंग करो कि आपको ए और बी दिख रहा है, बस ए और बी दिख रहा है, तो बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ना। यदि आप सिर्फ ए और बी देखते और आपको सिर्फ ट्रायंगल ना लगाना पड़ता, फिर क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लगाओ, हटा 57 की घटा 32 बजाय, है ना। ये रहा, ये जो साइड मैंने खींची है, थोड़ा डॉट डॉट कर देता हूं, तो पता है इस साइड का नाम मैं क्या दूं यार, सी नाम हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ई दे देते हो, बजाय इसको ये लिख दूं, ये दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सोच के देखो, ये वाली जो साइड है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही तो है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब एक्टिंग करिए आपको, ठीक है, एक्टिंग कर पा रहे हो ना, कि आपको सिर्फ ये वाली साइड और ये वाली साइड सी दिख रही है, नीचे को देखो, एक्टिंग करो, मिटा दिया, ये मिट गया, सिर्फ ये डॉटेड साइड और ये सी वेक्टर, पता नहीं ये दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं, चेक करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ये वाली साइड और सी वेक्टर सेम ऑर्डर में है कि नहीं, ऐसे। अच्छा मैं इस फिगर को प्रोब करके अलग दिखा रहा हूं, सपोज करो, इमेजिन करो, सिर्फ इस पे ध्यान देना है आपको, उस सब नहीं समझ में आ रहा तो शकल ऐसी होना ना समझने वाली, ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है शकल में, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है ना। चलिए चलिए, अब आप बताओ, ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। अरे भाई इनका काम तो हो गया ना, तुम चलो निकलो, तुम्हें मिल गए, तुम्हारा रिजल्टेंट निकल गया, तो बताइए ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट निकालिए, तो इसमें फिट ट्रायंगल ना फिट हो रहा है, इफ टू साइड्स आर इन सेम ऑर्डर देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दिस, है ना, ये होगा। तो ये रहा रिजल्टेंट, ये रहा। अब आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या दूं मैं, इसका नाम देता हूं क्योंकि ये इसका और इसका रिजल्टेंट है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बोलो। तो ये वाली जो साइड हो गई वो हो गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
अब सुनिए, अब जैसे आपने इसमें एक्टिंग करी, अब इस वाली साइड को और इस वाली साइड को देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको और इसको देखो, ये वाली साइड कौन सी है, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, दिख पा रहा है ना आपको? ठीक, अब बताओ ये दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं? सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट विल बी दिस, ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया। अब ये किसका रिजल्टेंट है, इसका और इसका, तो ये जो रिजल्टेंट मैंने लिखा है ना आर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी, ये है। चलिए, ये था बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, मैं आपको एक अच्छी बात और बता दूं, फिर आप कहोगे ठीक है ना, कितना टाइम अभी है, वो ये एक और तरीके से हम नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ सकते हैं, एक और तरीका है, उसका कोई नाम नहीं है। क्या बेटा, फिर से बोल, फिर से बोल। डी वेक्टर यहां खत्म हो रहा है, सी और डी का रिजल्टेंट सिर्फ सी और डी का निकलता है ना, फिर ये वाला निकलता है, देखो ये निकलता है, ये सी और डी का रिजल्टेंट। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, अरे वाह शाबाश, अरे वाह। चलो, इसने एक चीज सोची, सब लोग शेयर करो, अच्छी चीज शेयर कर लेनी चाहिए, उसके दिमाग में आया, आप लोग भी देखो उसके दिमाग में क्या आया, सर आप एक बात ऐसे कर सकते थे, हाँ बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या होता है, कुछ नंबर है, एक तरीका क्या होता है, 2 और 3 5, 5 और फिर जब 5 आ गया उसमें 5 जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16। अब इस वीडियो को स्लो मोशन में चलाओ, 2 और 3 5, 5 और 5, क्या हुआ, पहले आपने इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों के जोड़ में उसे जोड़ा, फिर उसने इसमें, अश्मित ने क्या किया, 2 और 3 5, 5 और 6 11, एक ये भी तरीका है, तब भी जोड़ना ही है। तो इसने ये किया कि ए और बी को सर आपने ऐसे जोड़ लिया, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके सर। यदि मैं सी और डी को ऑलरेडी जोड़ के रखता, ये लो बेटा, सी और डी का रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, क्योंकि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट ऐसे फेंकना है हमको, तो ये हो गया सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो अब आप बताओ, ये वाली साइड का एरो ये रहा, इस वाले का ये रहा, है ना, तो बताइए ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में ना, तो इनका भी तो रिजल्टेंट ऐसे ही जाएगा ना, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन हाँ चलिए, अब मैं जो बता रहा हूं वो मैं, कि ठीक है पॉलीगॉन लॉ मुझे पढ़ाना था क्योंकि पार्ट ऑफ द सिलेबस है, एक क्वेश्चन भी है पॉलीगॉन लॉ पे, लेकिन आज के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना तरीका, वो मैं बताने जा रहा हूं, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। देखिए, यदि मान लो 2 से ज्यादा वेक्टर हो, जैसे सपोज करो ये कोई पत्थर है ना, ईंट पत्थर कंकड़ी, ए कह रहा है मैं ले जाऊंगा तुझे, बी कह रहा है मैं ले जाऊंगा तुझे, पता है ये पत्थर कहां जाएगा, आप एक पैरेललोग्राम बना के जज बन जाते थे कि चलो ये पत्थर इधर जाएगा, यही तरीका था। मान लो इस पत्थर पे एक तीसरा वेक्टर और एक्टिवेट हो जाए, अब आपको इन तीनों का, तो चलिए बेटा, टेस्टिंग सक्सेसफुल, अच्छा ऑल वेल। चलिए, तो यदि इस पत्थर को 3 लोग चाह रहे हो कि मैं ऐसे ले जाऊंगा, मैं ऐसे ले जाऊंगा, मैं ऐसे ले जाऊंगा, फिर क्या करेंगे, अब पॉलीगॉन लगाना इस स्टेज पर स्टुपिडिटी होती है, पता है क्या करेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे, जैसे 2 3 6 ये नंबर जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़ते हो आप, 2 और 3 5 और 6 11, क्या किया इसमें मैंने, पहले 2 और 3 जोड़ा, फिर उसके रिजल्टेंट में 6 को जोड़ा, तो आप क्या करेंगे बेटा, आगे के लिए तैयार कर रहा हूं, आप एक्टिंग करो, सी दिख ही नहीं रहा, सिर्फ ए और बी दिख रहा है, या कोई भी 2 दिख रहे हैं। कभी कभी हम पता है क्या करते हैं, हम जैसे 10 + 3 + 10 ऐसे नंबर बिक रहे हो, तो हम पहले इन दोनों को जोड़ना उचित समझते हैं, 10 और 10 20 3 23, हम अपनी सुविधा अनुसार नंबर उठा लेते हैं। तो आपको लग रहा हो कि ए और सी या बी और सी में सुविधा है, तो कोई से 2 वेक्टर उठा लीजिए, मैंने अभी ए और बी उठा लिए, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करिए, दिस इज द रिजल्टेंट, लेकिन ये अभी सिर्फ ए और बी का रिजल्टेंट है, दिस इज आर ए बी। क्या मतलब है आर ए बी का, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी ओनली। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा बेटा, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी, ये आपने ए और बी का रिजल्टेंट निकाल दिया, 2 और 3 5,
अब 5 में 6 जोड़ना है, यानी इसमें और इसमें ये जोड़ना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्री ले रहा हूं, बी पे से और ए पे से ध्यान हटा रहा हूं आपका, क्योंकि इनका काम हो गया ना। क्योंकि जैसे अब आप 2 और 3 को हटा के 5 लिख सकते हो ना, हालांकि वो स्केलर एडिशन है, इजीली हो जाता है। मैंने वो मीम भेजा था, देख लिया ना, है ना, ठीक। चलिए, तो अब आपके सामने ये 2 चीजें, फिर वही नई घोड़ी नई चाल, फिर शुरू से खेलना चालू कर दो। उसमें क्या है, अब बताइए, एक नया पैरेललोग्राम बनाइए, एक नया पैरेललोग्राम बनाइए। बन गया, बन गया। दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस इज फाइनल रिजल्टेंट। ये है बेटा, ऐसे करते हैं। ऐसी परिस्थिति आएंगी, लेकिन धीमे धीमे ही आप होशियार हो गए, एक दिन में कोई होशियार नहीं होता। चलिए, अब एक सवाल कराता हूं, उसमें मेरा काम कम है, आपका ज्यादा है। मेरा काम कम है और आपका ज्यादा है। एनसीईआरटी का सवाल है, उसे मैं समझा दूं, ठीक है। मेरी एनसीईआरटी के तो चित्र, इसकी तो ठीक है, चित्र चित्र हो गए। क्वेश्चन है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, हाँ समवेयर कहीं होगा। 4.10 पेज नंबर 86, पेज 86 पर क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 4.10। एक्सरसाइज का क्या कह रहा है वो कह रहा है ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन ग्राउंड है, ठीक है। अब मोटर इज फॉलोज अ ट्रैक, एक ट्रैक को फॉलो कर रहा है। दैट टर्न, अब उस ट्रैक की विशेषता क्या है वो पढ़िए। दैट टर्न टू हिज लेफ्ट, ट्रैक कह रहा है, ट्रैक, ठीक है। वो ट्रैक ऐसा है कि वो अपने लेफ्ट में मुड़ जाता है बाई एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। हर 500 मीटर चलने के बाद, हर 500 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री मुड़ जाता है ट्रैक। हर 500 मीटर चलने के बाद वो 60 डिग्री मुड़ जाता है। मैं बता दूंगा, पहले आप अपना भी दिमाग चलाइए। अब स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न, जहां से भी स्टार्ट आप ले रहे हो, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ। मैं भूल जाऊंगा, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ। इन टर्न पर मुझे क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लेट स्टार्ट। उस ट्रैक को दिमाग में बनाया हो तो जैसे यहां से ट्रैक चला, 500 मीटर चला, उसके बाद वो क्या हुआ, वो ट्रैक 500 मीटर चलने के बाद वो अपने से, मैं डॉट बना रहा हूं अब क्योंकि एक्चुअल तो ये था, वो अपने से लेफ्ट में जैसे यूं चल रहा है, ठीक है, ये रहा, ये समझना दिख जाए तो, चलते चलते 60 डिग्री लेफ्ट में टर्न हो गया। तो ये 60 डिग्री टर्न हो गया, ये देखिए, फील करिए। ये कह रहा है वो 500 मीटर चला, उसके बाद 500 मीटर चलने के बाद अपने लेफ्ट में अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री मुड़ गया। ये नहीं मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन, हाथ 60 डिग्री मुड़ गया। यानी ऐसे, मैं एक एरो डाल देता हूं, एरो ऐसे, कुछ समझे, ऐसे 60 डिग्री मुड़ा है और फिर 500 मीटर चला। अब आप एक काम करिए, मेरे पास एक और तरीका, एक और चीज समझिए, इस पे समझाता हूं। सस्ता बोर्ड है ना, ये मैंने 500 मीटर खींचा, ठीक है, थोड़ा छोटा ही बना देता हूं। उसके बाद वो 60 डिग्री ऐसे मुड़ गया। अब नई घोड़ी नई चाल। अभी आपको क्या लग रहा है, ये सीधा है, टेढ़ा है? यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, अब सीधा, इसको ऐसे समझो, ये सीधा है ऐसे, अब फिर वो 60 डिग्री मुड़ गया अपने, फिर वो 60 डिग्री मुड़ गया, समझ रहे हो, ऐसे करके 60 60, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, फिर 60 डिग्री मुड़ गया, और फिर अब आप बताओ, यदि कोई इस तरीके से इक्वली चलता रहेगा, इक्वली, तो वो एक रेगुलर हेक्सागोन बन जाएगा और लौट के अपनी जगह पे ही आ जाएगा। 60 60 60 360 हो जाएगा छठे टर्न पर, लौट के वहीं, और इक्वली और चल रहा है वो। ऐसा भी नहीं कि पहले 500 चला, फिर वो 600 चल दिया, फिर 800 चल दिया, तो 500 500 500 500 500 500 इक्वल इक्वल चल रहा है और 60 60 टर्न मार रहा है। मैं एक बार, जैसे ये फिगर है ना, ये यहाँ कि अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री मुड़ गया, तो अब एक नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए अपने दिमाग को कि मान लो मैं शुरुआत यहां से करता तो कैसे बनाता फिगर को, इस लाइन को स्ट्रेट, फिर ये लाइन सीधी करके, ये एंगल कितना होता बोलो, 60 डिग्री। किसी ने कोई डाउट फेंक के मारे रघु, क्या कह रहा है? अरे रुक जा बेटा, अभी क्वेश्चन तो देख ले देव,
अभी क्वेश्चन फिर आ जाइए, समझ गए ना? ये बताइए पहले ट्रैक समझ गए कि नहीं समझ गए? कि पहले चला 60 डिग्री टर्न लेके फिर चला 60 डिग्री। मान लो हम इसको इनिशियल पॉइंट माने, तो दिस इज फर्स्ट टर्न, ये फर्स्ट टी है, फर्स्ट टर्न TURN। ये सेकंड टर्न है, गिनना पड़ेगा। ये थर्ड टर्न है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये कौन सा टर्न आ जाएगा वापस? सिक्स्थ। अच्छा मोटरसाइकिल उसने कहीं भी कहा, ये नहीं कहा रुक रही है, फिर चालू हो गया वो। तो ये सेवेंथ हो गया, और ये कौन सा टर्न आएगा? एट्थ। ये एट्थ टर्न, सेवेंथ टर्न। बोलो समझ में आया है या नहीं? यहां तक, यहां से शुरुआत करें। दिस इज फर्स्ट टर्न, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब सवाल देखिए, मैं सवाल सबसे आसान वाला उठाऊंगा पहले, तो ये वाला उठा रहा हूं मैं, ये वाला देवदत्तु सब। हालांकि वो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मैं सबसे पहले उसी को उठा रहा हूं। उसने बोला है कि जब उसका सिक्स्थ टर्न हो गया, पूरा सिक्स्थ टर्न पूरा हो गया, तो आप लोग बताइए एट सिक्स्थ टर्न, जब सिक्स्थ टर्न जस्ट वही हुआ है, बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताइए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी आएगी? जी हाँ, जीरो ही आएगी, क्योंकि लौट के बुद्धू घर को आए। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सेकंड क्वेश्चन था, लेकिन पहले इजी वाले निपटा लेने चाहिए ना, पेपर में भी बोलते हैं ये सिक्स्थ टर्न डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या डिस्टेंस भी जीरो होगी क्या? या डिस्टेंस जीरो नहीं होगी? सिंपल है यार, छोटा बच्चा बता देगा। 500 मीटर के 6 टर्न मार दिए उसने, 500 गुणा 6, 500 मीटर गुणा 6, 6 पंजे 30, 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसका स्क्रीनशॉट मारिए पहले जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ले लिया? अब आते हैं एट्थ टर्न, मैं मिटा रहा हूं बेटा उसको, मुझे निकालना है अब एट्थ टर्न। अच्छा डिस्टेंस निकालना तो कोई भी सवाल में इशू नहीं रहेगा, डिस्टेंस एक इजी कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं ये मिटा दूं, यार एक काम करता हूं, ये बहुत जगह गिर रहे हैं, ठीक है, यहां हल्की सी हिंट आई, पहला टर्न। अच्छा पॉइंटों के नाम भी दे देता हूं, OAB, क्योंकि अभी तो सस्ती बात DE, ठीक है। चलिए ओरिजिन AOA, ये पहला टर्न था, ये दूसरा टर्न था, ठीक है। अच्छा वैसे आप पहला स्क्रीनशॉट ले चुके हो, नहीं इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स्थ, फर्स्ट, ये सेवेंथ और ये एट्थ, ये सेकंड एंड एट्थ टर्न हो जाएगा कम। अब आ जाइए, मैं इसका पहला सवाल कर रहा हूं, वो ये कि जब हम एट्थ टर्न पर थे, एट एट्थ टर्न, दैट इज हम किस पॉइंट पर है? हम पॉइंट किस पे? बी पर। तो पहले मैं सस्ता काम कर देता हूं, डिस्टेंस सस्ता काम है। बताइए कितनी डिस्टेंस कवर हो चुकी होगी? 500 इंटू 8, 4 किलोमीटर, 4000 मीटर आएगा, 4 किलोमीटर। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अब शुरू होगा असली खेला। उसने ये पूछा है देव, क्वेश्चन ये है कि जब हम एट्थ टर्न पर थे, एट्थ टर्न पे थे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बेटा दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ना, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, जहां से उसको आपने स्टार्ट माना है, जहां से स्टार्ट माना है, यहां से स्टार्ट माना है। तो भैया जब हम एट्थ टर्न पर थे, एट्थ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? बताइए सेकंड टर्न और एट्थ टर्न में डिसिमिलरिटी क्या है और सिमिलरिटी क्या है? बताओ। जब हम सेकंड टर्न और एट्थ टर्न पर है, तो समानता क्या है और असमानता क्या है? डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा जब वो सेकंड टर्न पे आया और एट्थ टर्न पे आया, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गई है ना? हाँ डिस्टेंस अलग अलग हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहा। ठीक, तो चलिए ये काम आपका है, करिए, शुरू करिए, मैं मदद करता हूं। अब मैं जो अगली मेहनत कर रहा हूं वो सारी डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहा हूं। प्लीज इधर देखेंगे सब लोग, प्लीज इधर देखेंगे। बताइए, अच्छा हम जरूरी नहीं हम कोई नाम दें कि A वेक्टर, B वेक्टर, R वेक्टर, ऐसे भी चला सकते। देखिए OB वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। एक नया चलन और सिखा रहा हूं मैं आपको, ये भी सीखिए। मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा?
बेटा मैंने बस सिंबल नहीं लिखा, आर ऐसे समझो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख रहे हैं। इस चरण को देखिए, मैंने क्या लिखा है, ओ ए वेक्टर यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड प्लस ए बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में है। सर इसका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा क्या, मतलब अरे क्या पूछ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, तो ये होगा ना रिजल्टेंट। जो रूल है कि ये दोनों साइड सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट ऐसे ही तो ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। या तो तू कुछ और पूछ रहा है, मैं समझा नहीं हूं। यदि ये दोनों साइड है तो रिजल्टेंट यही तो होगा। बता बेटा यही पूछ रहा है या कुछ और पूछ रहा है। रिजल्टेंट हमेशा ऑर्डर के अपोजिट होता है, जो कि इस फिगर में इधर होगा, इस फिगर में इधर होगा। मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं अब एक चीज और सीखिए, जरूरी नहीं आप सिंबल के मोहताज हो। ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर तो इधर आएंगी, ठीक है, और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट होती है। लेकिन जब हम ये लिखते हैं तो इसमें एक तमीज होती है, ओ ए वेक्टर और ए ओ वेक्टर। देखो हमारे मैथ में ओ ए और ए ओ भले ही एक जैसी बात हो, ओ ए और ए ओ एक ही बात है, लेकिन जब इन पर वेक्टर चढ़ जाता है तो ये एक बात नहीं होती। फिर समझ जाओ क्यों एक बात नहीं होगी। ओ ए वेक्टर का मतलब ओ से ए की ओर, और ए ओ वेक्टर का मतलब ए से ओ की ओर, ये मतलब हो जाता है। तो इसलिए इस सिंबल में इस बात का ध्यान रखना, जो एरो जिधर से जिधर खींचे ना, ओ ए वेक्टर, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है। जिसकी चांद पर डंडा नहीं करो इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसकी चांद पर डंडा कर दिया मैग्नीट्यूड के साथ साथ फिर डायरेक्शन भी तो हो जाती है। तो अभी बोलो ये सिंबल समझ में आया या नहीं आया। इस अंदाज में भी फिजिक्स पढ़ना सीखिए, क्योंकि कब तक मेरे भरोसे चलोगे, बुक्स भी तो पढ़ोगे, कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कोई बुक किसी और किसी सवाल को इस तरीके से भी पेल सकती है। तो अब बताइए, जब इस पैकेट को जब ये लिखा हो, हाथी के दांत दिखाने वाले ये हो, तो आप इनके खाने वाले दांत जानते हो ना, तो है ना, वैसे ही इसको खोल दीजिए। देन सिंस देन बताइए, ओ बी यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समझ रहे हो या नहीं, प्लस 2 ओ ए बी कॉस ऑफ थीटा। यही लगेगा या नहीं लगेगा बोलो। थोड़ा लिखने में इरिटेशन आ रही होगी नो डाउट, लेकिन सीखिए बेटा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओ बी किसके बराबर देखते हैं, बताइए। ओ ए कितना है, ये 500। ओ ए उसका स्क्वायर कर रहे हैं, दे रखी है ना, ओ ए 500 दे रखा है। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज ऑल्सो 500, इसका स्क्वायर प्लस 2 ओ ए 500 ए बी 500। चलिए जो असली काम है वो शुरू होता है। बताइए थीटा कितना है इन दोनों के बीच का एंगल, कॉस थीटा। अब आपको इन दोनों के बीच का भाई जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो, जिनका रिजल्टेंट निकाल रहे हो उनके बीच का एंगल, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इच्छा कह रही है और सिल्की कह रही है 120, देव कह रहा है 60 डिग्री। चलिए बेटा यहीं पे ही बढ़ गए। भूमिका कह रही है 120 डिग्री, 3 वोट 120 डिग्री को जा रहे हैं और 1 वोट देव का 60 डिग्री पे जा रहे हैं। ए और बी, इच्छा 60 पे आ गई वापस, उसने वोट बदल दिया। अक्षरा कह रही है 120 डिग्री, सार्थक 120, तुषार 60। मुझे लग रहा है यार ये यार एक ही चीज के दो 60 डिग्री है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। एक बार ढंग से सोचिए। मैं देखो बेटा मैं समझाता हूं, जब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं इन यूट्यूब वालों को भी समझा दूं ना, क्यों ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है और ये डाइवर्ज हो रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो आप इस एंगल को ले ही नहीं सकते ना। इसको उठा के यहां रख दो, उठा के एज इट इज यहां रख दो, सोचो यहां रख दिया तो यही एंगल तो माना जाएगा ना। और उठा पटक तो कर सकते ना बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन छेड़े हुए, या डायरेक्शन ही तो है आगे बढ़ा दो, ये एंगल लिया जाएगा बेटा। ये छोटे बड़े का चक्कर क्या होता है, रुको, अरे छोटे बड़े का चक्कर भी होता है। ये रहे दो वेक्टर, तो अब इसमें छोटा बड़ा देखेंगे तो ये लेंगे, पहले उन्हें पहले उस डेफिनेशन में तो फिट होने दो कि दोनों या तो डाइवर्ज होने दो या दोनों कन्वर्ज हो, उसके बाद छोटा बड़ा देखते हैं।
उसके बाद बड़ा छोटा देखते हैं, ठीक है। तो बताइए इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल कितना निकला? इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 60 डिग्री निकला, cos 60। तो बेटा मैंने 2 की वैल्यू OA 500 AB 500 cos 60 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया। सॉल्व करिए बेटा, 500 का स्क्वायर 500 का स्क्वायर और ये भी 500 का स्क्वायर, तो 500√3 आ गया मीटर। इसको नंबर में सॉल्व करना हो सॉल्व कर लेना, 500 गुणा 1.732 वो सॉल्व कर लेना। अच्छा 866 देव बता रहे, आई डोंट नो, लेकिन देख लेना बेटा ये। लेकिन अभी रुकिए, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, हमारी जिम्मेदारी डायरेक्शन निकालने की भी है। लेट अस कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा। चलिए सेल्फ पापा का औलाद के संग एंगल निकालते हैं। तो बताइए उस फॉर्मूले को कैसे सजाएंगे tan अल्फा वाले को? क्या बताओ यहां पे कौन सी वाली साइड लिखूंगा? बताओ यहां पे, एक मिनट में, ये तो तुम्हें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा लिखूंगा मैं यहां, तो यहां कौन से वाली साइड लिखूंगा यदि फिगर के अकॉर्डिंग? जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक, ओ ए, यानी ये वाला कंपोनेंट ओ ए। बाकी जो दूसरी वाली है ए बी वो यहां लिखूंगा और यहां लिखूंगा ए बी, ठीक है। तो अब आप बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है? 500, साइन 60 डाल देता हूं यहां, मेरा एक स्टेप बच जाएगा ना, और कॉस 60 आपस में जो एंगल होता है वो डालते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन ओ ए, ये भी भाई साहब 500 है, प्लस ए बी 500 और ये 1/2। मैं इसमें एक थ्योरम भी बताऊंगा, लगा नहीं रहा हूं। तो बताइए इसे सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, मेरे को तो लॉजिक पता है ना, तो ये tan अल्फा इक्वल टू 1/√3 आएगा, यानी अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। मैं बताता हूं मुझे कैसे पता डायरेक्ट, क्योंकि कल मैंने एक बात बताई थी, कल परसों जब भी, कि ताकतवर लोग दुनिया को अपनी ओर झुकाते हैं, बताई थी। फिर ये बताया था, उसमें एक एड ऑन टॉपिक मारा था, लेकिन यदि दोनों ताकत बराबर हो तो रिजल्टेंट जस्ट आधे एंगल पे आता है। ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री था या नहीं था? 60 डिग्री था, और ये दोनों बराबर हैं, तो रिजल्टेंट बिल्कुल आधे पे आएगा, 30 डिग्री पे। मेरे को तो पहले से ही पता था, लेकिन आप एक बार फॉर्मूला चलाना सीखते। तो चलिए बेटा, ये अल्फा 30 डिग्री आ गया, स्क्रीनशॉट। ये सॉल्व, सुनो ये क्वेश्चन फिगर था ये। अब आप स्क्रीनशॉट मारोगे तो आपको ये भी दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा ये फिगर में गिवन है। गिवन नहीं है, मेहनत से निकाला है ये। पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो, ये स्क्रीनशॉट मारिए, ये हमने निकाला है मेहनत से। तो 8th टर्न पर डिस्टेंस भाई साहब 4 किलोमीटर थे और डिस्प्लेसमेंट 866 मीटर था, या 500√3 था, ठीक है। और कितने एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अभी एक और रह गया बेटा, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो है जब हम थर्ड टर्न पर थे, थर्ड, उसमें एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक बता के ना फिर आप मेहनत नहीं करोगे, इसलिए ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, ताकि आपको आदत फॉर्मूले की भी पड़े। चलिए अब बताइए मुझे, ये वाला, इस वाले पॉइंट पर थर्ड टर्न, एट थर्ड टर्न डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, कितनी होगी? 1500 मीटर। डायरेक्ट लिख देता हूं 1500 मीटर, बिकॉज इट इज थर्ड टर्न। 500 500 500 1500 चल चुका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है उसमें? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एरो खींच रहा हूं, ओ सी वेक्टर, ओ सी। अब मुझे और आपको मिलके ओ सी वेक्टर की लेंथ और ओ सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, तब जाके वो कंप्लीट डिस्कशन माना जाएगा। अब देखिए, आप इस ट्राइंगल को ले सकते हो ना, ओ बी सी। आप बताइए ये वाली साइड आप निकाल चुके हो, 500√3 है, ये वाली 500 है ना। आप बताइए ओसी किस किस का रिजल्टेंट है ये बताओ। सिंस ओसी वेक्टर, ध्यान रखना, ओ से सी की ओर लिखा है मैंने, ओसी किस किस का रिजल्टेंट दिख रहा है? ट्राइंगल लगा के देखिए, ओ बी वेक्टर प्लस बीसी। ये सही लिखा गलत लिखा है मैंने? ये देखो, ये जो ओसी है वो ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब पहले आप मन में सोच लीजिए
लड़ाई लड़ने से पहले कि मुझे मतलब उतरने से पहले कि मेरे पास हथियार है कि नहीं, ओसी की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये दोनों पता होने चाहिए और इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। ओ भी पता है, हाँ यार अभी तो मेहनत की है, कितनी थी 500√3 मीटर था ये। ओ बीसी पता है, हाँ 500 मीटर है। लेकिन अभी एक चीज पे मेहनत और करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच का एंगल। चलिए मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बुद्धि लगाइए लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। इन दोनों के बीच का एंगल कोशिश करिए, मेहनत करिए, बुद्धि लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। नंदिनी नहीं, देव नहीं, मैं निकिता शाबाश, हर्ष शाबाश, शाबाश अश्मित शाबाश, हर्ष, सार्थक नहीं, भूमिका ठीक। अच्छा चलिए मैं थोड़ी मदद करता हूं, देव बिल्कुल ठीक, शाबाश सही जा रहे हो। मैं हिंट दे रहा हूं, अब आप सुनना क्यों ऐसा दिया, बिल्कुल ठीक। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब देखो कैसे ना, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल चाहिए मुझे, इन दोनों के बीच का वो 90 है। मैं बताता हूं कैसे। प्लीज ये एरो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, कोई एरो में भसड़ तो नहीं हो रही ना, ये वाला एरो इधर है ये इधर है। मैं काम करता हूं, इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं आपकी मदद के लिए, आपकी मदद के लिए है ना, ये रहा, क्योंकि फिर उस फिगर में वैसे ही भसड़ हो चुकी है, ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, हाँ ऐसे, यही तो है ना, सिर्फ इतना ही बना रहा हूं जितना जरूरत है। अब बताइए ये एंगल 30 है, अंदर वाला 120 है, तो ये कितना होगा, ये तो 30 होगा, ये 30 होगा या नहीं होगा बोलो, ठीक है। अब मुझे इस वेक्टर, सुनो, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो इस लाइन को देखो, इसी लाइन को कंटिन्यू खींचो, बताइए कुछ कुछ मदद मिली नहीं मिली, नहीं मिली। देखो भाई ये वाला, अच्छा एक मिनट और, आप मुझे ये बताओगे, एक मिनट, ये एंगल 60 है ना, क्यों ये एंगल 60 क्यों है, क्योंकि आदमी यूं करके चलते चलते 60 डिग्री का टर्न ले गया था। देखो ये वाला मैंने यही वाला बनाया, ये वाला भाई ये क्वेश्चन में गिवन था कि वो यूं चला 60 डिग्री का टर्न मार दिया, फिर चला, फिर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, समझ रहे हो, ये पेन देखिए ये यूं 60 डिग्री मुड़ गया है यूं। अब बताना ये 30 है, इस है ना, ये लाइन आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ये वाली लाइन देखो, ये वर्टिकली अपोजिट से ये 30 ये 30। अब आप थोड़ा फील करिए, मुझे किन दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल चाहिए, मुझे एक तो इस वेक्टर ये जो है ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन, ये एंगल चाहिए, तो ये कितना है, ये 90 है बेटा। चलिए पहले बताइए ये क्लियर हो गया तभी आगे बढ़ पाऊंगा, और तभी आप, अब ये काम आपका है। चलिए इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने, इनके बीच के एंगल की मदद कर दी, तो इस वाले ट्रायंगल को लीजिए और करिए सवाल। मैं यहाँ पॉज मार रहा हूं और करिए सवाल। चलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगा इसमें, चलिए कोई नहीं आया। चलिए बाकी चीजें तो बताइए, ओसी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √ ओबी का स्क्वायर प्लस गोभी का स्क्वायर, नहीं ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस 2 ओबी बीसी कॉस थीटा। थीटा कितना है अभी बताए ना, 90, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। थीटा कितना है, थीटा इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में, अभी मैंने यहां करके बताया था ना 90 डिग्री है, तो cos 90, फिर मेरा वही डायलॉग, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इतना एक्सप्रेशन खत्म, खल्लास। OC इक्वल टू दिस इज OB इज नॉट 500, इट इज 500√3 उसका स्क्वायर, एंड दिस इज 500 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए बेटा, देखो आप एक मिनट, 500 को मैं थोड़ी देर के लिए ना मतलब
x मानू तो ये x√3, कुछ लोग समझ नहीं पाते ऐसे, और ये x², यही तो है ना, नहीं तो अंदर कैलकुलेशन चालू कर देंगे, हमें मेहनत करनी नहीं है। तो बताइए ये क्या आया, x² इंटू 3 प्लस x², ये कितना हो गया बेटा 4x² यानी 2x, और होशियारी मत पहले प्लस माइनस 2x, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते, तो ये 2 इंटू 500 कितना हो गया 1000 मीटर। चलिए अब मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, फिर मैं आपको अच्छा 30 तो सबका आ गया होगा ना, 30 डिग्री तो ये रे पापा, ये रही औलाद, अल्फा डैश निकालना है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब ज्योमेट्री तो ही है, ट्राइंगल से तो निकले ज्योमेट्री। फिजिक्स आपसे कहती है कि यदि किसी सवाल को करने के लिए, वेक्टर का सवाल करने के लिए, चाहे मैंने कल पढ़ाया हो चाहे परसों पढ़ाऊंगा, आपकी कोई ज्योमेट्री लग रही हो ना तो लगा देना, कोई ज्योमेट्रिकल रूल लग रहा हो तो लगा देना। जैसे कि थर्ड टर्म, इसमें इतना लंबा जाने की शायद जरूरत क्यों नहीं थी। देखिए ये बंदा ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, बेटा ये रेगुलर हेक्सागोन बना था ना, रेगुलर हेक्सागोन बना था, ये ना मिड पॉइंट। बताना यदि मैं ऐसे ऐसे करके ये खींच लूं, एक्चुअली ये खींचता हूं सारे, तो ये 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बनेंगे। सबके हिस्से में कितना कितना एंगल आएगा, 60 60 60 आएगा, सबके हिस्से में 60 60 आएगा। इसका मतलब सबसे पहले ये टोटल यानी एक स्ट्रेट लाइन हुई अपने आप में, क्योंकि 180 डिग्री एंगल हो गया ये, तो ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन एंगल हुई। बोलो अपने आप में स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं हुआ? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं फटाफट। अब बताना, पहले तो ये क्लियरिफाई हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन है अपने आप में पूरी, और मुझे इसी की तो लेंथ निकालनी है। अब बताना, ये अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बने हैं, जिसमें यदि ये साइड 500 है तो ये भी 500, ये भी 500, ये 500 500 500 500 500 500 कितना आ गया 1000। सोचिए मैं क्या कह गया, बाउंस गया ना कहीं के ऊपर से, क्योंकि ज्योमेट्री थी। अरे मैंने आपसे बोला यदि कोई ज्योमेट्री लग रही है इजीली तो लगा सकते हो। और एक चीज और बताइए, ये एंगल 60 जो अभी ज्योमेट्री बताइए, ये एंगल 60 डिग्री आया ही नहीं आया पूरा? तो गौर से देखो, हमने 30 ये निकाला था, 30 आपने निकाला था, पूरा एंगल 60 तो ही आ रहा है, 60 आ रहा है नहीं आ रहा? यानी अपनी बेस वाली साइड से टोटल 60 डिग्री एंगल पे गया है तीसरे पॉइंट का रिजल्टेंट थर्ड। तो देव सवाल ये था कि एर्थ टर्न का डिस्प्लेसमेंट निकालो, थर्ड का निकालो, तो हर बार आंसर अलग अलग आया है। ठीक है, होप कि आपको आज की क्लास हो गया टाइम, चलो लगभग इतना पढ़िएगा, इतना करिएगा, बिल्कुल पेपर में कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक नहीं है, ये तो